So we have discussed the organizing in last chapter, last session. उसके मीनिंग क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग का, उसकी प्रोसेस क्या होती है, वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब मैं ऑर्गेनाइजिंग आपको याद दिला दूं कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, बाद में हम उसका इंपॉर्टेंस देखते हैं, शायद आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा तब। सो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग बहुत इजी है। क्या क्या करना है आपको, आपके बिजनेस में गोल अचीव करने के लिए आपको कौन कौन सी एक्टिविटी करनी होगी, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करनी है। फिर उस सारी एक्टिविटीज को आपको ग्रुपिंग करनी है इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, कौन सी एक्टिविटी कौन से डिपार्टमेंट के लिए होगी। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन की एक्टिविटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग की एक्टिविटी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। तो ऐसे आपको एक्टिविटीज का क्या बनाना है, फिर ग्रुप बनाना है। ठीक है, वो आपका फर्स्ट स्टेप होगा। देन व्हाट विल यू डू, देन वो एक्टिविटीज करने के लिए आपको फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए, फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। उस सब का अरेंजमेंट करना है ताकि आपका गोल अचीव हो पाए। तो इसे हम बोलते थे ऑर्गेनाइजिंग। ओके, अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है वो तो हमें पता चल गया, हमने उसकी पूरी प्रोसेस भी देख ली। आज हमें डिस्कस करने जा रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपरली किया जाता है तो उसका इंपॉर्टेंस बिजनेस के लिए क्या है। तो चलिए देखते हैं बिजनेस के लिए ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है, बिजनेस को कितना हेल्प करता है वो। तो उसमें यहाँ पर मैंने सेकंड और जो फिफ्थ टॉपिक है वहां पर क्रॉस मार्क लगाया है, और उसका रीजन है कि वो जो नई बुक है उसमें वो सारे टॉपिक नहीं है, दोनों टॉपिक। so will not consider that topic in the importance of organizing। तो आपके लिए तो सिर्फ 6 पॉइंट्स बोल जाएंगे इंपॉर्टेंस के, 2 पॉइंट आपको निकाल देने हैं। ओके, सो जो फर्स्ट आपका पॉइंट है वो है, फर्स्ट पॉइंट वो है बेनिफिट्स इन अ स्पेशलाइजेशन। अगर आप बिजनेस में ऑर्गेनाइजिंग यूज करते हैं, प्रॉपर बिजनेस को ऑर्गेनाइज करते हो, तो आपको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। वो कैसे मिलेगा वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, वो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट कैसे मिलेगा वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। फर्स्टली हमें एक्सप्लेन करना है कि अब बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन में बेनिफिट कैसे मिलेगा। अगर ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर हो रहा है बिजनेस में तो आपके बिजनेस को स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। अब सीधी सी बात है, पहले कैसे समझ लो। आप क्या करते हैं, आपको जितने भी एक्टिविटीज करते हो पहले एक्टिविटी आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे हमने डिफाइन में डिस्कस किया। फिर सारी एक्टिविटीज को आप ग्रुप बना देते हैं, जो सिमिलर एक्टिविटीज है उन सारी सिमिलर एक्टिविटीज का आप ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, और ग्रुप बनाने के बाद आप लोगों को ड्यूटीज असाइन करते हो। एक्टिविटी आइडेंटिफाई करने के बाद आप लोगों को ड्यूटीज असाइन करते हो, और वो भी ऐसे लोगों को आप ड्यूटी असाइन करते हो जो वो काम में स्पेशलाइज्ड हो, वो काम में एक्सपर्ट हो, उन्हीं लोगों को आप काम देते हैं। तो सीधी बात हो गई कि आप ऑर्गेनाइजिंग करके स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट इस तरह से ले सकते हैं कि आप किन लोगों को काम दोगे, जो पर्सन जिस काम में एक्सपर्ट होगा उसी को वो काम देते हो। और एक्सपर्ट को अगर कोई काम दो तो आप सबको पता है कि एक्सपर्ट अपना काम परफेक्ट ही करेगा, यानी कि स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो यही आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर लिखा गया इन द ऑर्गेनाइजिंग एवरी इंडिविजुअल इज असाइन्ड अ पार्ट ऑफ टोटल वर्क एंड नॉट द वर्ल्ड टास्क। जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि सबको थोड़ा थोड़ा काम दिया जाता है, किसी एक पर्सन को सब काम पूरा बर्डन एक साथ नहीं दिया जाता, पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर वर्क दिया जाता है। और इससे बेनिफिट क्या होगा, तो ड्यू टू दिस डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड असाइनमेंट ऑफ यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन लीड टू स्पेशलाइजेशन। और वो भी हम जब काम देते हैं किसी पर्सन को तो उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल देखकर ही उसे काम देते हैं। इट मींस कि हमें क्या मिलेगा, लास्ट में स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो पर्सन जिस काम में एक्सपर्ट है हमने उसी को वही काम दिया है और वो काम बहुत ही परफेक्शन के साथ करेगा। इन दिस वे we get a benefit of specialization in our business. The specialization automatically comes when individuals is performing one job repeatedly. अब सीधी सी बात है, कोई पर्सन एक ही काम बार बार कर रहा है तो उस काम में क्या आ जाएगी, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। अब सबको पता है, अगर मान लो कि आप एक बाइक आपकी जो है वो बाइक आप कंटिन्यूअसली वही बाइक चला रहे हैं तो वो बाइक चलाने में आपकी स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। आपने देखा होगा कई बार तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसके पास ऐसी बाइक है जो सिर्फ उसको ही समझ में आती है, उसको ही आता है कि उसे प्रॉपर्ली कैसे चलाया जाए। अगर हम कोई ट्राई करने बैठे तो शायद हम कंफर्टेबल नहीं होंगे वहां पर। हाँ, जैसे तैसे हम चला लेंगे लेकिन हम कंफर्टेबल नहीं होंगे। लेकिन जिसकी बाइक है ना वो कंफर्टेबली वो बाइक चलाता होगा। क्यों? क्योंकि उसको हर बार हर दिन यही बाइक चलानी है, रिपीटेडली यही बाइक चलानी है, तो उसको उसकी प्रैक्टिस हो गई होगी, वो आराम से उसे हैंडल कर सकता है।
इट मीन्स कि उसकी स्पेशलाइजेशन आ चुकी है उस बाइक चलाने में। सिमिलरली बिजनेस में भी ऐसा ही होता है कि कोई भी काम बार बार करने से उस काम में क्या आ जाती है, स्पेशलाइजेशन। अब मान लो कि मैं आपको बिजनेस स्टडी पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं आपको इकोनॉमिक्स करवा रहा हूँ, तो अब कोई इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आएगा या फिर कोई बीएसटी का क्वेश्चन आएगा तो मुझे वो पेजेस ओपन करने की या फिर मुझे रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको डायरेक्टली आंसर दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एक ही काम मैंने बार बार रिपीटेडली किया है, वो काम सालों से यही काम चल रहा है, तो मुझे अब उसका परफेक्ट आइडिया आ चुका होगा, अब मैं काम वो परफेक्शन के साथ कर पाऊंगा। So in this way, the business organizations can get a benefits of a specializations with the help of organizing. अगर प्रॉपरली ऑर्गेनाइजिंग किया गया तो हमें एम्प्लॉइज का जो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट है वो मिल सकता है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। व्हाट इज द सेकंड बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? The second benefit of organizing is clarity in working relationship. वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर हो जाएगी। अब वर्किंग रिलेशनशिप यानी क्या कि कौन सुपीरियर होगा कौन सबऑर्डिनेट होगा वो क्लियर हो जाएगा, क्लियरली डिसाइड किया जाएगा ऑर्गेनाइजिंग में। क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने आगे डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजिंग में हम क्लियर कर देते हैं कि किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसे आंसर देगा, कौन किसे ऑर्डर देगा, हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट अगर हम बोले तो एक सेकंड वाला है कि क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, किसी भी एम्प्लॉय को, क्या मुझे किसको आंसर देना है, मुझे किसके पास से ऑर्डर लेने हैं, वो पहले से ही सबको पता होगा। अगर आपको याद हो तो हमने प्रोसेस में देखा था कि सबको एक जॉब डिस्क्रिप्शन लेटर दिया जाता है, ठीक है। उस जॉब डिस्क्रिप्शन लेटर में क्लियरली लिखा होगा कि आपकी ड्यूटी क्या होगी, आपके सुपीरियर कौन होंगे, आपके सबऑर्डिनेट कौन होंगे, आपकी अथॉरिटी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इट मीन्स किसी को भी अपने काम के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, और वो क्या शो करता है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। तो वर्किंग रिलेशनशिप में एकदम क्लियर हो जाएगी, कोई कंफ्यूज नहीं होगा किसके पास किसको ऑर्डर लेना है, किसको ऑर्डर देना है, सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। एक्सप्लेन करते हैं। In the organization function, it's clearly defined that what all and how much power and authority is enjoyed by different individuals or managers. तो क्लियरली लिखा होगा, इसमें क्लियरिफाई कर दिया गया होगा कि जो मैनेजर है या जो सुपीरियर है उसके पास कितनी पावर होगी, उसके पास कितनी अथॉरिटी होगी। Each manager knows very clearly to whom he can give order and from whom he has to receive the order. सभी मैनेजर को पता होगा कि किसके पास से उसे ऑर्डर लेने हैं और किसे उसे ऑर्डर देने हैं। The superior subordinate relationship is clearly defined in the organization. तो यहाँ पर देखो क्लियरली लिखा गया है कि जो यहाँ पर सुपीरियर एंड जो सबऑर्डिनेट के बीच में क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए, क्या रिलेशनशिप होंगे, वो क्लियरली मेंशन किया जाएगा ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है, व्हाट इज द थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? एंड द थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपको एक्सप्लेन करना है कि ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प लेकर आपके पास जो रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज का आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाओगे। अब वो कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे, कैसे वो आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर पाओगे, वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प लेकर हम हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। So here it's explanation. In the organizing function, there are very few chances of duplication of work or overlapping of work because the jobs are assigned to different individuals by clearing defining job in the job description document. Okay. So यहाँ पर आप देखो हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में कि सभी एम्प्लॉय को, सभी मैनेजर्स को जॉब डिस्क्रिप्शन लेटर दिया जाता है और वहां पर क्लियरली सबके जॉब अलग अलग दिए होंगे, सबको क्लियरली बोला होगा कि सबका काम क्या है, किसको क्या जॉब परफॉर्म करना है। इट मींस पहले से ही डिसाइडेड है किसको क्या काम करना है, तो किसी को भी सेम वर्क किसी दूसरे पर्सन को नहीं दिया जाएगा, यानी कि कोई भी काम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होने के चांसेस नहीं है, यानी कि एक काम दो बार नहीं होगा, एक काम सिर्फ एक ही बार होगा, और वो भी कैसे, तो पहले से जो डिसाइडेड है वैसे ही काम किया जाएगा। इट मींस कि यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होने के चांसेस नहीं है। सो देयर आर नो चांसेस दैट द सेम वर्क इज परफॉर्म बाय टू और मोर इंडिविजुअल्स।
तो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि यहाँ पर ऐसे कोई चांसेस ही नहीं है कि एक ही काम कोई दो पर्सन करे, एक काम सिर्फ एक ही पर्सन करेगा। इट मीन्स कि यहाँ तो यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, ना ही ऑर्गेनाइजेशंस के किसी रिसोर्सेज का वेस्ट होगा। सो इन दिस वे with the help of organizing, businessmen can utilize their resources at the maximum level। वो ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाएगा रिसोर्सेज का, क्योंकि यहाँ पर कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होने का चांस नहीं है, यानी कोई एक ही काम दो पर्सन नहीं करेगा। सो इससे टाइम भी बचेगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और ना ही कोई रिसोर्सेज वेस्ट होगा। सो रिसोर्सेज का यहाँ पर ऑप्टिमम यूज होगा। So till now we have discussed three benefits of organizing. First one is benefits and specialization. Second one is clarity in working relationship. Third one is optimum utilization of resources. And the fourth one is adaptation to change. If we follow proper organizing structure, we can easily adapt the changes which goes in business environment. बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आया है, हम इजीली वही चेंज को अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या कर पाएंगे, अडेप्ट कर पाएंगे। और वो कब पॉसिबल है, जब हम प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइजिंग करें तब। अब हमें प्रूव तो करना होगा कि कैसे हम इजीली चेंज को अडेप्ट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। चलो प्रूव करते हैं। सो व्हेनेवर द चेंजेस टेक प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, देन with the help of organizing function, these changes can be adapted systematically because organizing functions creates a different departments and group related activities under each department। तो देखो यहाँ पर क्लियरली बताया गया कि ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प लेकर हम कैसे जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजिंग में अप्लाई कर पाएंगे या फिर अडेप्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, पहले से ही तो सारी एक्टिविटीज का ग्रुप बना कर रखा है। सो हम सिर्फ वही एक्टिविटीज को अलग करेंगे या फिर उसी एक्टिविटी में चेंज करेंगे जिस एक्टिविटी पे बिजनेस एनवायरनमेंट का अफेक्ट होने वाला है। यानी कि हमें पूरी ऑर्गेनाइजेशंस में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल चलो कि बिजनेस एनवायरनमेंट में मार्केटिंग मेथड चेंज हो चुकी है, लेटेस्ट मेथड आ चुकी है, तो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई चेंज नहीं करेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट में भी कोई चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ चेंज कहाँ पर करेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जितनी एक्टिविटी है वहां पर ही हम चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सारे एक्टिविटीज को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर रखा है और हम वही एक्टिविटी में चेंज करेंगे जिसके ऊपर बिजनेस एनवायरनमेंट की अफेक्ट होने वाली है। सो हमारे लिए चेंज को अडॉप्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। With these changes can be adapted only that area which may be affected by these changes। देखो मैंने जो एक्सप्लेन किया वही है कि हम सिर्फ चेंज कहाँ पर करेंगे, तो जो चेंज आया है बिजनेस एनवायरनमेंट में वो हमारे बिजनेस के कोई एरिया पे जो अफेक्ट करेगा वहां पर ही हम चेंज करेंगे, सारे बिजनेस में चेंज नहीं करेंगे। एंड चेंजेस कैन बी इजीली कम्युनिकेटेड टू द ऑल ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू द डिपार्टमेंट। और हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए तो आराम से हम सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, पूरी ऑर्गेनाइजेशंस में वो जो चेंजेस आए हैं वो आराम से सारे एम्प्लॉइज के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे डिपार्टमेंट अलग अलग है, हम डिपार्टमेंट वाइज कम्युनिकेशन कर पाएंगे। सो इट विल बी इजियर फॉर द बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी सुटेबली मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू चेंजेस। और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आता है वैसे वैसे हम अपने बिजनेस में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। So this is the fourth benefit of organizing. Now we are going to discuss fifth benefit of organizing, and this benefit is expansion and growth। अगर आप अपने बिजनेस में प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइजिंग करते हो, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइजिंग फॉलो करते हो, तो आपका बिजनेस एक्सपांड भी हो सकता है और आपके बिजनेस का ग्रोथ भी हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है वो तो हमें प्रूव करना होगा, तब तक तो एग्जामिनर मानेगा नहीं हमारी बात। तो चलिए प्रूव कर देते हैं कि कैसे आप ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प लेकर अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो या फिर अपना बिजनेस का ग्रोथ हो सकता है। लेट्स सी। So with the optimum utilization of resources and the proper division of work and the departmentation, companies can easily meet the challenges and can expand their activities in the planned manner। तो यहाँ पर we have to focus on three words। First one, कि हमने ऊपर ही डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प लेकर हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस के जितने भी रिसोर्सेस उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड थिंग,
और जो हमने डिफाइन में देखा था कि हम क्या करते हैं कि जो सारी एक्टिविटीज है उसको डिवीजन ऑफ वर्क में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि हम काम ऐसे ही असाइन करते हैं जैसे जिस पर्सन की क्वालिफिकेशन हो या फिर उसकी स्किल हो। और हमारा जो बहुत बड़ा काम होता है उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके वो छोटा छोटा पार्ट यानी कि जॉब पर्सन को असाइन किया जाता है। और वो भी कैसे असाइन करते हैं हम, उसकी क्वालिटी और उसका क्वालिफिकेशन और उसकी स्किल देखकर, ठीक है। और थर्ड थिंग हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंटेशन करते हैं, यानी कि एक एक जो एक्टिविटीज होगी वो सारी एक्टिविटीज का हम ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप को अलग अलग डिपार्टमेंट में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो ये सारी एक्टिविटी किसमें की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग में। हम क्या करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल यूज करते हैं। थर्ड थिंग हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। सो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, सो कंपनीज कैन इजीली मीट द चैलेंजेस। तो इससे कंपनी जो भी चैलेंजेस उसके सामने आएगी वो आराम से उसे फेस कर पाएगी। एंड उसके बाद कंपनी क्या कर पाएंगे, अपना जो एक्टिविटीज है वो एक्सपांड कर पाएंगी जैसे प्लान में डिसाइड हुआ है वैसे। सो इस तरह से इन तीन चीजों की हेल्प लेकर कंपनी क्या कर पाएगी, ग्रोथ कर पाएंगे और एक्सपांशन कर पाएगी। और वो तीन चीजें क्या है, एक तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड है प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क एंड थर्ड है डिपार्टमेंटेशन। तो इन तीन एक्टिविटी को यूज करके कंपनी जो भी चैलेंजेस आएगी वो सारी चैलेंजेस फेस कर पाएंगी और अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को एक्सपांड कर पाएगी एज पर द डिसाइडेड प्लान, जैसे प्लान में डिसाइड हुआ है वैसे ही। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सोनल। अब पर्सोनल का मतलब शायद सबको पता है, पर्सोनल यानी एम्प्लॉइज। तो ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प लेकर आप एम्प्लॉय को डेवलप भी कर सकते हैं, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, प्रूव करना होगा, ठीक है, क्योंकि विदाउट प्रूफ कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा, स्पेशली एग्जामिनर। तो आपको एग्जामिनर को एक्सप्लेन करना होगा कि कैसे ऑर्गेनाइजिंग के हेल्प लेकर हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉइज है उसका डेवलपमेंट हो सकता है। प्रूव तो करना ही होगा। तो चलिए प्रूव कर देते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प लेकर हम एम्प्लॉय को डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो हमें पता है कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, हम सारे एम्प्लॉइज को अथॉरिटी देते हैं या फिर सारे मैनेजर्स को हम अथॉरिटी देते हैं ताकि वो अपना काम टाइम पे कर पाए और जो टारगेट दिया गया है वो अचीव कर पाए, ठीक है। सो इसलिए हम सारे जो मैनेजर्स है उसको अथॉरिटी देते हैं। बाय डेलीगेटिंग द रूटीन द मैनेजर्स कैन कंसंट्रेट टू डेवलप न्यू मेथड्स एंड वेज ऑफ परफॉर्मिंग जॉब। तो अगर आपने मैनेजर्स को अथॉरिटी दी है तो शायद वो कुछ नया सोचेगा कि कोई काम करने का नया मेथड फाइंड करने की ट्राई करेगा। अगर आपने उसे अथॉरिटी ही नहीं दी है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, तो हो सकता है कि वो अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा। लेकिन आपने क्या किया, मैनेजर को अथॉरिटी दी है, उसी अथॉरिटी का यूज करके मैनेजर क्या करेगा, ट्राई करेगा कि जो प्रोडक्शन करने की या फिर कोई भी काम करने की कोई अच्छी वाली अलग मेथड ढूंढने की ट्राई करेगा, अच्छे रास्ते फाइंड करने की ट्राई करेगा जिससे कोई जॉब इजीली कर पाए। It gives them time to innovate the new technologies and areas of growth of the companies. और इसीलिए हमने उससे क्या दिया है, अथॉरिटी दी है, इसीलिए वो कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी फाइंड कर पाएगा और जिस कंपनी का ग्रोथ हो सके ऐसा कुछ ना कुछ नए आइडियाज फाइंड कर पाएगा। और वो सब कब पॉसिबल होगा, जब हम उसे क्या देते हैं, अथॉरिटी असाइन करते हैं, ठीक है। सो ये अथॉरिटी असाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर आप एम्प्लॉय को अथॉरिटी देते हैं तो अपने काम पे कंसंट्रेट कर पाएगा, नई मेथड फाइंड कर पाएगा और साथ ही साथ कुछ नई टेक्नोलॉजी फाइंड करेगा जिससे कंपनी का क्या हो, ग्रोथ हो सके। So delegation not only reduces the workload of managers but it also helps them to use and realize their full potential for the more creative work. So आप अगर किसी भी एम्प्लॉय को मैनेजर को अथॉरिटी देते हैं तो उसका वर्कलोड तो कम हो ही जाएगा। अब वर्कलोड क्यों कम होगा, क्योंकि उसे जो काम मिला है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके अपने एम्प्लॉइज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो उसका वर्कलोड तो ऐसे कम हो ही गया, बर्डन तो कम हो ही गया, साथ ही साथ वो क्या कर पाएगा, अपने जो पोटेंशियलिटी है यानी कि अपने पास जो स्किल है उसका मैक्सिमम यूज कर पाएगा और कुछ ना कुछ कंपनी के लिए नया फाइंड करने के बाद कुछ नया से नया क्रिएटिव वर्क फाइंड करेगा जिससे कंपनी का भी बेनिफिट हो
कंपनी का मैक्सिमम प्रोडक्शन भी हो और साथ ही साथ उस पर्सन का भी डेवलपमेंट हो, खुद का भी एक डेवलपमेंट होगा। देखो, क्योंकि एम्प्लॉय क्या करेगा, कुछ ना कुछ नया फाइंड करेगा, कुछ नई टेक्नोलॉजी, कुछ नए आइडियाज फाइंड करेगा, तो खुद एम्प्लॉय का भी क्या होगा, एक डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प लेकर हम एम्प्लॉयज का भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। और उससे कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? बहुत ही इजी बात है। आपको बताना है कि जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग करें तब हम मैनेजर को उसके साथ अथॉरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम अथॉरिटी देते हैं तो मैनेजर क्या करेगा, अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, नए मेथड फाइंड करने में और नए जॉब कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, और इससे कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी इनोवेट होगी। कंपनी का ग्रोथ कैसे होगा, ऐसे कुछ मेथड फाइंड कर पाएगा वो। साथ ही साथ उसका वर्क बर्डन भी कम हो जाएगा और वो अपनी जो पोटेंशियलिटी है कुछ नई करने की, उसकी जो क्रिएटिविटी वर्क है वो क्रिएटिव वर्क वो कर पाएगा, जिससे मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, कंपनी का ग्रोथ भी होगा और साथ ही साथ उसकी स्किल भी डेवलप होगी। सो इस तरह से आप एम्प्लॉय की स्किल भी डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। So there are 6 importance of organizing, and which ones? First one is benefits in the specialization. Second one is clarity in the working relationship. Third one is optimum utilization of resources. Fourth one is adaptation to change. Fifth one is expansion and growth, and last is development of a person. तो आपको जब भी नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि कल आओ तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें क्लियर होनी चाहिए? एक तो मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, सेकंड उसके बाद प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और आज जो हमने डिस्कस किया इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आपको जब कल आओ तो इतना पता होना चाहिए।